रिकॉर्डिंग भी साथ साथ अब स्टार्ट होगी। आवाज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आवाज़ साथ साथ रिकॉर्ड होगी कि नहीं। वीडियो की गारंटी है जी। उसके लिए तो फिर मुझे स्पेशल माइक लगाना पड़ेगा ना। आप इस वीडियो की सहारे पर ना रहें। ठीक है, आप इसको गौर से देखें। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ। ये विजुअल स्टूडियो ओपन है, इसको कनेक्ट करना है हमने एसक्यूएल सर्वर के साथ। ठीक है जी। वो तरीका वैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, दोबारा जरा गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है मॉडल्स। मॉडल वाले फोल्डर पर आप राइट क्लिक करेंगे। यहां से आपने ऐड, और ऐड के बाद आपने ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल ढूंढना है। मैंने एक बार पहले भी किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर ये ADO.NET एंटिटी मॉडल शो ना हो तो आपने फिर न्यू आइटम जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना। सही है जी। यहाँ से आपने सर्च में ढूंढना है कि आप कौन सी आइटम जो है वो ऐड करेंगे, तो ADO आप सर्च करें, वो ADO.NET इधर से आपको मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट किया आपने, और इसका नाम आप रखेंगे डाटा। आपका इंटरनेट स्लो होगा ना? नहीं, इधर चल रहा है, क्लोनी नहीं चाहिए वैसे। चलें, दोबारा आप रिक्वेस्ट भेज लें। ये मोबाइल ना आप इधर रख लें, बाहर थोड़ा सा। ये वाले भाई के हाथ, सलमान, ये पकड़ना है मोबाइल। मोबाइल के साथ कनेक्ट है ना? हाँ जी, भेजे भेजे रिक्वेस्ट। ठीक है जी। देखिए आ जाती है। तो यहाँ से हम ADO.NET एंटिटी मॉडल, बस ही बस बातें नहीं प्लीज। यहाँ से हम ADO.NET एंटिटी मॉडल मॉडल को क्लिक करेंगे। ये डाटा कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा, और ये ऐड वाला बटन जो है ना ये हमने प्रेस कर देना। अब हमसे वो पूछना शुरू कर देगा। हमने उसे कह दिया कि हम एक डाटाबेस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। हम एक डेटाबेस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब उसने हमसे पूछना शुरू कर दिया कि आप किस डेटाबेस से जो है ना वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इधर से EF डिजाइनर ही रहने देना है, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। अब किसी को याद है कि यहां से हम क्या करते हैं? स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी, आई होप। यहां से क्या करते हैं अब हम? यहां से अब हम न्यू कनेक्शन जो है ना इस पर क्लिक करते हैं। ये न्यू कनेक्शन के बाद वो हमसे पूछेगा कि आप किस तरह का डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस फाइल है या सर्वर है। हमारे पास सर्वर है। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इसने ये देखे पूछ रहा है सर्वर का नाम। सर्वर के नाम के लिए आपने एसक्यूएल सर्वर पहले से ओपन किया हुआ होगा, नहीं किया हुआ होगा तो उसको ओपन कर लें। इस बॉक्स पर क्लिक करें। ये वही वाला बॉक्स है जो एसक्यूएल सर्वर ओपन करने के साथ ही पहले ही हमें स्क्रीन पर नजर आ जाता है ऐसे। ये वही बॉक्स है ना? इधर से आप इसको सिलेक्ट करें ऐसे करके, कंट्रोल C करें। कॉपी हो गई। अब इधर आए विजुअल स्टूडियो पर दोबारा से, और सर्वर नेम पर आप इसे पेस्ट कर दें। ठीक है जी। अब इधर आपको सारे डेटाबेस जो हैं वो शो हो जाएंगे उस सर्वर पर। मेरे पास काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ जो हमने जो है ना वो डेटाबेस क्रिएट किया था। बैच 11 हमने उसका नाम क्रिएट किया था। इसको आप अब ओके प्रेस कर दें। ठीक है, ओके करें यहाँ से। और ये उसने डेटाबेस आपका लोड कर दिया। ये देखिए SQL सर्वर डॉट बैच 11, और यहाँ पर उसने उसका नाम रख दिया बैच 11 एंटिटीज। इसको नेक्स्ट करिए। वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें से कितने कौन कौन से टेबल जो हैं वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखिए आ रहा है स्टूडेंट, और जो है ना वो डायग्राम्स। ये आप अगर दोनों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों पर चेक कर दें। अगर एक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक पर क्लिक कर लें। ठीक है जी। लेट्स सपोज हम दोनों ही सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिनिश करें। तो आपका डेटाबेस जो है ना वो इस विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट हो चुका है। विजुअल स्टूडियो को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमने ADO.NET मॉडल को यूज किया। किसको यूज किया भला? ADO.NET। आप दोनों को नजर आ रही है स्क्रीन में? चलिए, ये थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है। वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहा है। जैसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है आपको स्क्रीन पर दिखा देगा कि मैंने डेटाबेस वहां से गेट कर लिया।
ये देखिए, ये हमारे पास दोनों टेबल जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे विजुअल स्टूडियो में। चलें आप रिक्वेस्ट दोबारा भेज लें। आपको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। चलें अब करें दोबारा रिक्वेस्ट भेजें। जी नजर आ रहा है आपको? ये देखिए मॉडल्स में ना ये चीज नहीं थी पहले, डाटा कॉन्टेक्स्ट सॉरी ये नहीं था पहले, ठीक है। अब ये यहाँ पर शो हो गया, ये मॉडल वाले फोल्डर में अगर आप शुरू में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये डाटा कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। ये अभी अभी हमने बीच में जो ऐड किया ना वो 10-12 स्टेप करके, उसकी वजह से ये यहाँ पर आया डाटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये जो व्यूज वाला फोल्डर है ना, व्यूज वाला फोल्डर इसमें अपने टेबल के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। जो हमारा टेबल है जिसके साथ हम काम करना चाह रहे हैं वो फोल्डर बनाएंगे। ये इसमें आपको ये अकाउंट, होम, मैनेज और शेयर्ड वाले फोल्डर नजर आ रहे हैं। ये फोल्डर मैंने नहीं क्रिएट किए, ये उसने पहले से क्रिएट कर दिए। इसी तरह कंट्रोलर में ये अकाउंट, होम और मैनेज के ये जो 3 कंट्रोलर्स हैं ये उसने पहले ही क्रिएट कर दिए हैं। इनको हम चाहे तो यूज कर भी सकते हैं, चाहे तो इनको इग्नोर कर दें। सही है जी, हाँ जी इग्नोर कर दें। ये जो होम वाला फोल्डर है ना, होम वाला फोल्डर, इसके अंदर हम लोग एक व्यू क्रिएट करने लगे हैं। व्यू वाला क्या, वो चीज जो स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम स्क्रीन पर क्या दिखाना चाहते हैं, हम स्क्रीन पर ये दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हमें HTML कोड लिखना पड़ेगा। अब ये विजुअल स्टूडियो हमें बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। बहुत सारा काम ये हमारे लिए खुद ही कर देता है। अब देखिएगा कैसे काम कर रहा है। ये होम वाले फोल्डर पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहां से ऐड करेंगे एक व्यू। होम वाले फोल्डर पर हमने राइट क्लिक किया, ऐड ऑप्शन पर आए और ऐड ऑप्शन से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, व्यू। व्यू पर क्लिक कर देंगे। अब एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। एक बात रह गई है, इसको जरा मैं यहाँ से बंद करने लगा हूँ। जब आपने वो डेटाबेस के साथ क्रिएट किया था ना, तो उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड कर लेना है एक बार, फिर वो सारी चेंजेस जो है उनको सेव कर लेता है। ये देखिए यहाँ नीचे आ रहा है बिल्ड स्टार्टेड। ये 1-2 सेकंड वेट करें, जैसे ये बिल्ड यहाँ से फिनिश होता तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं जी होम वाले फोल्डर पर। होम वाले फोल्डर पर हमने राइट क्लिक किया, ऐड पर आए और ऐड व्यू पर क्लिक किया। अभी हमारे सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए व्यू का नेम हम क्या रखना चाह रहे हैं, व्यू का नेम हम रखना चाह रहे हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हम रिकॉर्ड्स की लिस्ट स्क्रीन पर शो करवाना चाह रहे हैं। ये यूं करें, लिस्ट ना रखें, उसका नाम बेशक आप टेबल रख लें, टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी नाम आपका दिल करता है उस व्यू का वो नाम आप रख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें वो कह रहा है कि आप टेम्पलेट कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल जो है, हम यहाँ पर टेम्पलेट जो है वो लिस्ट, उसको लिस्ट कहा जाता है, रिकॉर्ड्स की लिस्ट कहा जाता है। हम रिकॉर्ड्स की लिस्ट जो है वो शो करवाना चाहते हैं। नीचे वो आपसे पूछेगा किस टेबल से आप जो है वो रिकॉर्ड्स की लिस्ट शो करवाना चाहते हैं। एक टेबल यहाँ पर था सिस्टाग्राम, ये वाला जो टेबल है ना इसकी लिस्ट हम शो करवाना चाहते हैं। इस टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी लिस्ट हम शो करवाना चाहते हैं। ऊपर यहाँ हमने व्यू का नाम रखा अपनी मर्जी से, नीचे हमने उसको टेम्पलेट बताई। टेम्पलेट समझते हैं क्या चीज होती है, जो किसी सॉफ्टवेयर ने पहले से चीज बनाई होती है, वो प्री डिफाइंड हमें मिल जाती है, बिल्ट इन मिल जाती है।
इसको ऐड करिए। अब देखिएगा होता क्या है। होम फोल्डर के अंदर पहले से अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स मौजूद था। अब एक नया व्यू इसके अंदर क्रिएट होगा अगर ये सक्सेसफुली लोड हो जाता तो। ये देखिए ये नया व्यू आ गया, टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स। ये व्यू क्रिएट हो गया है। ये खाली नहीं क्रिएट हुआ, इसके अंदर HTML कोड पहले से उसने खुद ही लिख दिया। उसने लिख दिया है कि हम एक टेबल शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पर ये टेबल लिखा नजर आ रहा है आपको। टेबल रो है एक और उसमें है टेबल हेडिंग। मैंने आपको बताया था ना टेबल हेडिंग किस लिए यूज होता है। टेबल हेडिंग यूज होता है हेडिंग्स बनाने के लिए। एक हेडिंग बनेगी नेम और एक बनेगी प्रिंसिपल आईडी, एक बनेगी डायग्राम आईडी और एक बनेगी वेरिएंट। यहां तक जो है ये वाली जो टेबल रो है, ये मैंने कुछ HTML सेलेक्ट किया, ये नजर आ रहा है आपको। ये हेडिंग्स शो करवाने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारी 3 हेडिंग्स थी, आईडी, नेम और एड्रेस, ये हेडिंग शो करवाने के लिए। उसके बाद नीचे फिर एक टेबल रो है, ये वाली टेबल रो, इसमें टेबल डाटा हम शो करवाएंगे। अब देखिए इस टेबल रो के ऊपर TR टैग के ऊपर फॉर ईच लूप लगा है। ये भी एक टेबल रो है, ये भी टेबल रो है, इसके ऊपर नहीं फॉर ईच लूप लगा। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप क्यों नहीं लगाया। हेडिंग देखिए आपने एक बार बाद शो करवानी है, आईडी, नेम, एड्रेस, उसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे तो वो हेडिंग भी उतनी बार शो हो जानी है। जब टेबल बनाया जाता है तो हेडिंग भी ऊपर कितनी बार शो होती है, एक बार। रिकॉर्ड्स बार बार शो होने हैं, इसलिए रिकॉर्ड्स वाले टैग के ऊपर हम लोगों ने फॉर ईच लूप, ये हमारा मॉडल डिजाइन हो भी गया है। तो हमारा जो व्यू था वो डिजाइन हो गया। हमने डिफाइन कर दिया कि स्क्रीन पर क्या कुछ नजर आना चाहिए। ठीक है, ये जो व्यू आपने क्रिएट किया है टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स, ये किस फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है, होम के अंदर। ऐसी बात है ना। तो ऊपर आपके पास कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में एक कंट्रोलर होना चाहिए, होम कंट्रोलर। जो यहाँ पर फोल्डर का नाम आप रखेंगे ना, फर्स्ट करें फोल्डर का नाम आप रखते हैं ABC, तो ऊपर कंट्रोलर्स में एक कंट्रोलर होना चाहिए ABC कंट्रोलर। ठीक है, हम लोग होम कंट्रोलर के अंदर जाके इसका कोड लिखते हैं। अब किसको बता सकता है इस होम कंट्रोलर की, इस कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर बताई थी कि कंट्रोलर्स क्या काम करते हैं। व्यूज को कंट्रोल करेगा, व्यू को डाटा प्रोवाइड करेगा। अब ये डेटाबेस से डाटा गेट करेगा। अब हम डेटाबेस से डाटा को कैसे गेट करते हैं जरा गौर से देखिएगा। हमने जो यहां पर हम एक यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग बैच 11 डॉट मॉडल्स। क्यों भला मॉडल्स, क्योंकि हमने अपना डेटाबेस जो क्रिएट किया था वो मॉडल्स वाले फोल्डर में क्रिएट किया था। उसका नाम हमने, हमारे डेटाबेस का नाम था जी बैच 11। बैच 11 एंटिटीज हमारे डेटाबेस का नाम इधर उसने रखा। तो यहाँ पर इसका नाम हम रख रहे हैं DB इक्वल्स न्यू बैच एंटिटीज। ये हमने डेटाबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। हमने जब अपने विजुअल स्टूडियो को SQL सर्वर के डेटाबेस से कनेक्ट किया था, तो SQL सर्वर वाले डेटाबेस का नाम विजुअल स्टूडियो ने बैच 11 एंटिटीज रखा था। तो ये बैच 11 एंटिटीज क्लास का नाम है और उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया उसका नाम हमने क्या रख दिया है, DB। आप चाहते तो इसका नाम ABC भी रख सकते थे, आप जो मर्जी इसका नाम रख सकते हैं। क्लास का नाम सही लिखना है, आगे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर बस इसका नाम आप DB ही रहना है। और न्यू से उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। सही है जी। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो फंक्शन हमारे व्यू को वैल्यूज पास करेगा। किस व्यू को भला, जो व्यू अभी अभी हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने HTML कोड लिखा है, उस कोड को हमें ये रिकॉर्ड्स पास करने हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन ऐसे शुरू करते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। ये एक्शन रिजल्ट क्या चीज है वो हम अभी जो है ना उसको देखते हैं।
ये हमने एक फंक्शन लिखना स्टार्ट किया है, पब्लिक से वो स्टार्ट हुआ है, उसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है और फंक्शन का नाम हमने रखा है माई फंक। ये माई फंक्शन हमने ये जो है ना ये फंक्शन का नाम रख दिया। अब हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड्स गेट करेंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है बार टाइप का। इसका नाम आप रख लें ऑल रिकॉर्ड्स इक्वल्स db डॉट sys diagrams होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका अब जानते हैं ये लाइन क्या करेगी। इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें खुद खुद अपने अपने भी यहाँ पर इतने हिस्से को। डेटाबेस के अंदर ये डीबी जो है ना ये डेटाबेस है। डेटाबेस डॉट आगे आपने टेबल का नाम लिखना होता है। इस वक्त हमारे डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम हमने रखा हुआ है सिस डायग्राम। सही है जी। डॉट टू लिस्ट का मतलब है कि वहां से सारे रिकॉर्ड्स लेकर उन्हें एक लिस्ट की फॉर्म में तब्दील कर दिया जाए। सही है जी। ये डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स लेके इस ऑल रिकॉर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था। ठीक है जी। अब ये रिकॉर्ड हमने डेटाबेस से गेट कर लिए हैं। अब हम ये पास करने लगे अपने व्यू को, जो व्यू हमने क्रिएट किया था। तो यहां पर हमने लिखना है रिटर्न व्यू और इस व्यू को ये वाले ये वेरिएबल हमने पास कर देना ऑल रिकॉर्ड्स वाला। बस इतना काम था। इस लाइन के जरिए हमने वो रिकॉर्ड जो थे वो डेटाबेस से गेट किए और इस लाइन के अंदर हमने वो रिकॉर्ड जो थे वो अपने व्यू को पास कर दिए। लेकिन ये जो इतना हिस्सा है ना, ये जो इतना हिस्सा ये आपके रिकॉर्ड शो करवा देगा। यहाँ पर एक गलती मैंने की है, ये जो मैंने फंक्शन का नाम लिखा है ना ये इनवैलिड नाम है। जिस व्यू को आप स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं ना, हम स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स को, इस व्यू को, हमारे फंक्शन का नाम भी वही होना चाहिए। इस वक्त हमारे फंक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ है माई फंक्शन। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भला टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि व्यू का नाम आपने टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स रखा हुआ है। तो यहाँ फंक्शन नेम को चेंज करके कर दें टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स। इतना काम था जी बस। अब आप ऐसा करें, ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये प्ले का बटन नजर आ रहा है ग्रीन वाला, आप लोगों को भी नजर आ रहा है। ये जहां पर माउस है इस टाइम इसको आपने क्लिक करना तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। करा लगे ना। स्क्रीन पर नजर आ गया। यहाँ पर ये हेडिंग बनी हुई है नेम, यहाँ पर ये प्रिंसिपल आईडी और डायग्राम आईडी और साथ में वेरिएबल। एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम जो है ये टेबल क्रिएट किया था। इन हेडिंग्स का क्या मतलब बनता है, ये ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जस्ट डेटाबेस से रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर शो करवाने थे। पर नीचे लिखा तो कुछ भी नजर आया, ना नेम में कुछ आ रहा, ना प्रिंसिपल आईडी में, ना डायग्राम आईडी में, ना ही वेरिएबल में। इसकी वजह ये है कि इस